बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, और वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर आफियत से हैं। अल्लाह ताला यहाँ बैठे हुए तमाम लोगों को और आप तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खूब खुशियाँ अता फरमाए और आपके इल्म में इजाफा फरमाए, आमीन। पर बच्चों, बहुत सारी बातें कर ली मैंने इन फिजिकल स्टूडेंट से जो यहाँ आज मौजूद हैं, और बस उन्हीं बातों में हम इस कदर गुम हो गए थे कि आपको शामिल गुफ्तगू ना कर सके। लेकिन बहरहाल कोई पढ़ाई से रिलेटेड बात तो बड़ी लिमिटेड थी, थोड़ी सी इनको मैंने सोशल डिस्टेंसिंग से रिलेटेड बात बताई और फिर उसके अलावा मैंने इनको कहा कि कुछ लोगों को रेगुलर होने को कहा और कुछ लोगों को रिक्वेस्ट की कि भाई पढ़ाई पे थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा एम्फसाइज करें। मिड टर्म का पेपर 65 मार्क्स का जब MCQs का आपके सामने आएगा तो कितने मिनट है उसके लिए? क्या सबको ये बात पता है या कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसे नहीं पता कि 65 मार्क्स के MCQs को अटेम्प्ट करने के लिए कितने मिनट्स एलोकेट किए गए? किसी को पता है? किसको नहीं पता? खास तौर पे नहीं पता आपको, इसको और आपको नहीं पता। ओके, चलें, मैं दिल से बहुत अप्रिशिएट करता हूँ उन तमाम बच्चों को जो सच बोलते हैं। लेकिन बेटा, बहुत अच्छी बात है, सच बोलना तो मैंने आपका अप्रिशिएट कर लिया, लेकिन अब इसका मतलब है कि थोड़ा सा तवज्जो की ज़रूरत है। 100 मिनट्स एलोकेट किए गए हैं आपको, और 100 मिनट्स का मतलब होता है 1.5 या 1.6 मिनट तकरीबन आपको एक MCQ के लिए मिलेगा। ये मिड टर्म आपके लिए बोर्ड के पेपर से ज़्यादा, यूं कह लीजिए कि शायद बोर्ड के पेपर में भी ऐसी बात नहीं है, इन्विजिलेशन वहाँ भी बड़ी सख्त होती है, कैमरास लगे हुए होते हैं और बहुत सारे मामला होते हैं, लेकिन आपको यहाँ कॉलेज में भी जब पेपर होता हुआ नज़र आएगा तो आपको बहुत डिफरेंट माहौल मिलेगा। पेपर में अगर 10 मिस्टेक भी होंगी तो आप उस पेपर को उसी तरह अटेम्प्ट करेंगे जैसा वो है। ये नहीं होगा कि अगर मैं, वैसे तो मैं क्लास में आऊँगा ही नहीं, लेकिन अगर मैं इत्तेफाक से आ जाता हूँ इंस्पेक्शन के लिए, ऐसे ही आ जाता हूँ मैं देखने क्लास में, तो ये नहीं होगा कि बच्चे फ़ौरन हैंड रेस करके मुझे बोले सर ये सर ये सर ये बताएं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पेपर बहुत बार चेक होता है, उसके बाद आपके पास आता है, लेकिन ह्यूमन मिस्टेक है, अगर हो सकती है हो गई, खुदा ना खास्ता, नो प्रॉब्लम, उसके मार्क्स फिर एडजस्ट हम करते हैं। जैसे बाय मंथली के MCQs में आंसर सेलेक्ट करते हुए मुझसे एक गलती हुई थी जो आप लोगों ने मुझे बताई। एक MCQ का आंसर मैंने गलत मार्क किया हुआ था, यानी जब हम MCQ बना लेते हैं तो आंसर तो हमने मार्क कर दिए, जैसे आप नहीं MCQ के आंसर मार्क कर रहे होते हैं तो आप ABCD में से जब मार्क कर रहे होते हैं तो आप गलत मार्क कर देते हैं, हालांकि आपको पता होता है क्या सही आंसर। वैसे ही मैंने किया, गूगल फॉर्म बनाते हुए मैंने जिस चीज़ को मार्क करना था करेक्ट, मैंने किसी दूसरी चीज़ को मार्क करेक्ट कर दिया, और नतीजा क्या हुआ, जब बच्चों ने सबने मार्क किया करेक्ट आंसर तो वो उसको रॉन्ग शो कर रहा था। उन्होंने मुझसे पूछा और मैंने इन्हें करेक्शन बताई। मुझे लगता है आप सबको आवाज़ तो आ रही है मेरी, यकीनन ऑनलाइन वालों को। जनाब, अच्छा, आप लोग जो है बहरहाल समरी है भाई तमाम बातों की कि ऑनलाइन वाले जो हैं वो पहले तो अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें, ऐसा करें, वरना ऐसा ना हो आपकी अटेंडेंस रह जाए। 2 यूनिट है हमारे आज की क्लास में, और आप नोटिस कर ही रहे होंगे तकरीबन हर दिन ही हमारे 2 यूनिट हो रहे थे, और अब ये मैनेजमेंट के ऊपर है कि वो कब 1 यूनिट करती है कब 2 यूनिट, हमें उससे कंसर्न नहीं है, हमें पढ़ना है। पेपर से पहले मैं ये थोड़ा सा डिस्कस, आज और कल में अगर मुझे लगता है कि ये कंप्लीशन की तरफ जा रहा है तो ठीक, अदरवाइज फिर हमारे पास 4 डेज बचेंगे कल के बाद, तो हो सकता है मैं फिर अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करूं और मैं आपसे MCQs डिस्कस करना शुरू करूं। MCQ पहले फर्स्ट बाय मंथली के, फिर सेकंड बाय मंथली के, फिर मिड टर्म स्टार्ट हो जाएंगे। मिड टर्म के बाद जब आप वापस आएंगे तो हम पास पेपर के MCQs पहले या आपके बनाए हुए MCQs जो भी हम साथ साथ कर सके फिर उन्हें डिस्कस करना शुरू करेंगे, कुछ स्ट्रैटेजी बनाएंगे उससे रिलेटेड। मुझे डायरेक्टर से मजीद हेल्प की जरूरत पड़ी तो मैं वो लूंगा, और हम रिवीजन भी कर सकते हैं। रिवीजन इन अ सेंस
कि आप किसी भी टॉपिक को, किसी सब टॉपिक को, एसएलओ की किसी चीज को जिस पर मेजॉरिटी एग्री करे कि सर ये चीज आप हमें पढ़ाएं, ये चीज आप हमें रिव्यू करवाएं, बताएं, तो हम उसको भी दोबारा पढ़ सकते हैं या किसी सर्टेन एक्सटेंट तक डिस्कस कर सकते हैं क्लास में। तो ये आपसे मिलके तय होगा। मिड टर्म के बाद की स्ट्रेटेजी मिड टर्म के बाद ही होगी। फिलहाल अभी डेप्रिसिएशन को कंटिन्यू करता हूं। अगर आपको कहीं ऐसा लगे कि आप बोर हो रहे हैं, क्योंकि मैंने जो अपना इसको पढ़ाने का प्लान बनाया हुआ था वो फिजिकल के लिहाज से नहीं था। जब आप अपने घर पे बैठे हुए होते हैं तो उस वक्त आप बैठ रहे हैं, लेट रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, सब कर रहे होते हैं ना। तो अभी शायद आपको यहाँ बैठ के बोरियत हो। रीजन क्योंकि टॉपिक हमारा क्लास एक्टिविटी के लिहाज से जरूर है, मैं थ्योरेटिकल चीजें जरूर बता रहा हूं, इसमें प्रैक्टिकल भी चीजें काफी बता रहा हूं, लेकिन मैं आपसे काम नहीं करवा रहा और मैं काम करवाऊंगा भी नहीं। अगर आप चाहते हैं मैं काम करवाऊं तो फिर मजीद इसका टाइम स्पेन बढ़ जाएगा। मैं तो पर्सनली ये इरादा करके बैठा हूं कि आपको गो थ्रू करवा दूं, आपको चीजें इतने अच्छे से समझा दूं कि आपको करनी ना हो लेकिन आपको पता हो क्या काम कैसे हो रहा है। यानी कभी आप बुक से खुद भी कंसल्ट करें तो आप इस चीज को रियलाइज कर लें कि ये किस तरह से हुआ है। डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्या होता है ये तो हम बता ही चुके हैं। डेप्रिसिएशन एलोकेशन ऑफ कॉस्ट है। पूछूंगा किसी से भी नहीं, बेकार है, पूछने के बाद तो फिर शर्मिंदगी होगी जिससे पूछूंगा उसे भी, और खुद भी एहसास होगा कि क्यों पूछ लिया मैंने इन लोगों से। बहरहाल डेप्रिसिएशन एलोकेशन ऑफ कॉस्ट है। किस चीज की एलोकेशन ऑफ कॉस्ट है भाई? फिक्स एसेट की। और फिक्स एसेट जब कहते हैं तो ये बहुत बड़ी टर्म है। फिक्स एसेट में टेंजिबल की है और इंटेंजिबल और नेचुरल रिसोर्सेस को हम फोकस नहीं करते। बताया जरूर है आपको कि नेचुरल रिसोर्सेस डिप्लीशन की तरफ जाती हैं और फिक्टिशियस या इंटेंजिबल एसेट जो है वो एमोर्टाइज होते हैं, लेकिन हमारा सारा का सारा फोकस रहता है किस पर? टेंजिबल एसेट पर, एक्सेप्ट लैंड। ये सब बातें अब देखें ना, वो लोग बोल ही नहीं रहे जो कि अभी थोड़ी देर पहले बोलते हुए नजर आ रहे थे बहुत ज्यादा, क्योंकि अब पढ़ाई की बात हो रही है। अब कैसे बोले? कोशिश क्या करें जरा बोले ना। मुझे क्लास में आप जब ऑनलाइन होते हैं तब भी आपके रिस्पॉन्स नहीं आ रहे होते, अगरचे कि मैं जब कहता हूं तो आप बोलते हैं सर मैसेज तो हम कर रहे हैं। वो एक मैसेज कर देना, 10 सवालों में से किसी एक का मैसेज करना वो फायदेमंद तो नहीं है, वो तो कोई अच्छी बात नहीं हुई। 10 में से कम 5 सवालों के जवाब दें, 10 में से कम 6 सवालों के जवाब दें। क्या आपको पता है कि क्लास में ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो कि 10 के 10 सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं और 10 के 10 सवाल के जवाब भी देते हैं और 11वां सवाल अपने पास से भी कर लेते हैं। और उसमें बहुत सारे लोग हैं, आप जानते हैं, आपने उनकी बाकायदा आवाजें सुनी है, वो क्वेश्चन करते हैं बाकायदा। तो एक तो आप क्वेश्चन नहीं करते। अच्छा, कुछ लोगों से तो मैंने ये भी शिकायत की, ये भी मैं बता दूं, जिनके पेरेंट्स से बात हुई हमारी, मैंने उनको कहा इन्होंने तो मुझसे जिंदगी में कोई सवाल ही नहीं किया, इन्होंने मुझसे आज तक कोई सवाल नहीं पूछा। और मैं आप सबको ये बात फिर बता रहा हूँ, एक बार याद दिला रहा हूँ पूरी क्लास को, ऑनलाइन और फिजिकल सब बच्चों को। देखिए, आप अपने क्वेश्चन अगर मुझे डायरेक्ट भेजेंगे ना तो मैं बताने की कोशिश जरूर करूंगा, लेकिन अब मैं मिड टर्म तक के लिए कम से कम ये पॉलिसी बना रहा हूँ, मिड टर्म तक के लिए, कि आप अपना जो भी क्वेश्चन हो वो मुझे डायरेक्ट कहाँ भेजें? व्हाट्सएप पे जो ग्रुप बनाया हुआ है C1 का, हमने अकाउंटिंग का ग्रुप है ना वो, उसमें और तो कोई टीचर्स नहीं है सिवाय मेरे, तो आप मुझे वहां भेजें। उसका फायदा क्या होगा कि सर इमरान सिर्फ अकेले आपको आंसर नहीं करेंगे, आपके क्लासमेट्स भी आपको आंसर कर सकते हैं उसका। अगर किसी ग्रुप लीडर ने, किसी ग्रुप मेंबर ने, किसी ग्रुप डायरेक्टर ने या किसी ने भी, कोई भी स्टूडेंट यानी उसने उस एमसीक्यू को पढ़ा हुआ है, उसे समझा हुआ है, तो वो उसका आंसर वहां पे कर देगा। और ना सिर्फ वो आंसर दे देगा बल्कि वो किसी हद तक उसे एक्सप्लेन भी करेगा, किसी हद तक, वॉइस नोट की सूरत में या जिस तरह भी। फिर भी अगर आपको तसल्ली ना हो तो आप उस आंसर के साथ, उस क्वेश्चन के साथ, उसकी पिक्चर के साथ मुझे भेज दें, फिर डायरेक्ट मेरे नंबर पर कि ये ग्रुप पे डिस्कस हुआ है और इसमें मुझे 5 लोगों ने जवाब दिए लेकिन 5 में से एक भी सेटिस्फैक्टरी नहीं है, तो फिर मैं आपको जवाब दूंगा। और मैं कोशिश करूंगा मैं ग्रुप को मॉनिटर करूं, लेकिन बहुत तमीज से, बहुत तरीके से। ये नहीं कि एक शख्स ने जवाब दिया, 5 लोगों ने उसके नीचे यस 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 लिख दिया, नहीं, बस एक ने जवाब दे दिया ओके। अब किसी को एक्नॉलेज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपका डिफरेंट ओपिनियन है तो फिर आप ग्रुप पे मैसेज करें। यानी देखें, जब मैं कोई बात समझाता हूं, अगर आपको समझ आ जाती है आप ओके कर लेते हैं, तो बिल्कुल ऐसे ही है। वहां पे अगर किसी ने आपके क्वेश्चन का आंसर दिया तो आपने बस उसके बाद
उसके ओपिनियन की रिस्पेक्ट करनी है, और अगर आप आर्गुमेंट करना चाहते हैं तो सिर्फ जिसने क्वेश्चन किया वही आर्गुमेंट करे, कोई थर्ड पर्सन आर्गुमेंट ना करे, क्योंकि जिसने सवाल किया उसको समझना है। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि जिसने जवाब दिया उसने गलत जवाब दिया, टोटल रॉन्ग आंसर है, तो फिर बेशक आप बीच में कूद पड़े और बताएं कि भाई आपने ये गलत जवाब दिया है, और फिर उसको, और अगर सामने वाला आपकी बात समझता है, यानी एक ग्रुप को एक तरीके से, ऐसा ना हो, मैं आपसे बड़े अदब से कह रहा हूं, ऐसा ना हो कि ग्रुप में इतने मैसेजेस हो कि मैं देखूं और बोलूं इग्नोर करो सीधा सीधा। क्योंकि कुछ बच्चों से तो मैं बाकायदा कह देता हूं, मुझे मैसेजेस करते हैं क्लास के आपके स्टूडेंट्स, मैं उन्हें क्लियरली कह देता हूं बेटा अभी बताऊंगा अभी बताऊंगा। इतना ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल होता है कि मैं बयान नहीं कर सकता आपसे। सिर्फ ऐसा नहीं है कि यहाँ कॉलेज की बात है, और भी बहुत सारे मामला हैं जिंदगी में, सब चीजें देखनी होती हैं। और जिस तरह आपकी लाइफ है, आप तो अभी स्टूडेंट लाइफ में है ना, तो बिल्कुल इसी तरह चीजें कोशिश करूंगा आपके सवालात के जवाब दूं। लेकिन आपकी ओवरऑल क्लास जो है ना बहुत अच्छी क्लास है, एक एक स्टूडेंट बहुत अच्छा है और तमाम कैपेबल है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई ऐसा नहीं है जो मुझे आज के दिन तक मुझे कोई ऐसा स्टूडेंट अभी तक एक नजर नहीं आया जिसके बारे में मैं कह सकूं कि वो फोकस नहीं है। ये जरूर है कि आपका फोकस थोड़ी देर के लिए आउट होता है, आप क्लास से दिल हट जाता है, आप किसी एक्टिविटी में चले जाते हैं, आप खानदान रिश्तेदार मुख्तलिफ तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर इमरान। नहीं जी समर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? समर साहब सर कैसे मैसेज हैं कर आप, दें खैरियत है? मैंने, समर मैं मुझे प्लीज मैसेज कर दें क्योंकि वो स्पीकर जो है कनेक्ट नहीं किया हुआ नहीं प्लीज। सर, बस आप ही मुझे बता दें, सबसे पूछने की तो मुझे वो भी नहीं है सर। समर आपको मेरी आवाज आ सर रही है? मैसेज करता प्लीज हूँ। मुझे मैसेज कर दें क्योंकि मैंने स्पीकर ऑफ किया हुआ है यहाँ से। अच्छा जी, बहरहाल मैंने आपका बहुत टाइम ले लिया, अब मैं डेप्रिसिएशन के ऊपर बात शुरू कर दूं, मेरा ख्याल है यही बेहतर है। प्यारे बच्चों, हमने लास्ट क्लास में कॉस्ट मालूम करने का एक प्रोसीजर आपसे डिस्कस किया, बहुत ज़्यादा अब मज़ीद नहीं पकाएंगे आपको, सिर्फ जल्दी से वो फॉर्मेट दिखाकर बात आगे बढ़ाता हूँ। ये फॉर्मेट है, मेरा ख्याल है सभी को विजिबल है, ऐसा तो नहीं कि अब नज़र नहीं आ रहा। प्रोजेक्टर भी वही है लेकिन बोर्ड चेंज हुआ है, आपको नहीं एहसास हो रहा होगा, शायद आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, आपको लग रहा है वही बोर्ड है। नहीं, बोर्ड चेंज हुआ है, हमारे सामने ही हुआ है बोर्ड, हमें पता है। प्रोजेक्टर चेंज नहीं हुआ है, ये प्रोजेक्टर शायद नेक्स्ट ईयर में चेंज हो जाएंगे, यानी नेक्स्ट सेशन में चेंज हो जाएंगे। बहरहाल अभी फिलहाल जो है ना बच्चों, क्या कह रहे हैं समर सर, बस आप ये बता दें कि MCQ 65 होंगे, 65 मार्क्स के। देखें, एक जितना एक MCQ के लिए टाइम एलोकेट हो रहा है ना, उतने ही मार्क्स का MCQ है। आप समर साहब, आप 100 को डिवाइड कर लें 65 से, 100 मार्क्स का पेपर बोर्ड में भी आता है और हमारे पास भी आता है। यहाँ जो हम आपको मिड टर्म का पेपर दे रहे हैं वो भी 100 मार्क्स का है, जो इसके बाद फाइनल प्रीलिम जिसको आप कहते हैं वो भी 100 मार्क्स का होगा। MCQ 65 ही होंगे मेरा बेटा, और कोई 1.6 बनता है शायद, अगर आपने कभी कैलकुलेट किया, 1.5 1.5354 जो भी मुनासिब बन रहा है, यानी तकरीबन 1.5 मिनट। अब इन 65 मार्क्स के 65 MCQs की वेटेज कैसे होगी? कोई MCQ इतना कमबख्त खतरनाक होगा कि वो 2 से 2.5 मिनट तक ले जाएगा एक MCQ, और कोई MCQ ऐसा होगा कि वो आप पढ़ेंगे और ऑप्शन आपको पहले से पता होगा, इस हद तक आप उसमें क्विक होंगे। बस आप जाके वाला ऑप्शन देखेंगे और फिर उसको मार्क करेंगे अपने पास। और मेरा ख्याल इससे पहले भी बहुत सारे लोगों को तजर्बा है किस तरह से कि आपको एक शीट मिल जाएगी, पेपर आपको फिजिकल मिल जाएगा, और वो शीट में जो है ना तकरीबन 100 बॉक्सेस, 100 वो होते हैं MCQs के ऑप्शंस, उसमें से 65 तक आपने जाना है। और अगर कोई MCQ आप छोड़ रहे हैं ना, यानी आप बिलफर्स्ट 23 आपने छोड़ा, तो 23 का आंसर अभी आपने सेलेक्ट नहीं किया है, तो फिर मेक श्योर कि आप जब 24 का आंसर मार्क करें तो वो 23 वाले नंबर पे ना हो जाए, ये मेक श्योर करना है आपने, वरना पूरा पेपर खराब हो जाता है। तो इस चीज को बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि MCQ अगर आप लेफ्ट कर रहे हैं तो फिर उसकी लाइन प्रॉपर ड्रॉप हो और उसके बाद नेक्स्ट वाले पे आप मार्क करें। अच्छा, बहरहाल बातें तो बहुत सारी हैं, मैं ये बेहतर होगा ये स्टार्ट कर लूं। लिस्ट प्राइस, ट्रेड डिस्काउंट, नेट ट्रेड प्राइस, कैश डिस्काउंट, नेट कैश प्राइस, सेल्स टैक्स ऐड होता है, इनवॉइस प्राइस आती है, इनवॉइस प्राइस का दूसरा नाम। अब देख लें, पूरी क्लास बैठी हुई है माशाल्लाह, कोई 23, 22, 23, 24 लोग करीब करीब होंगे। कितने कितने स्टूडेंट बैठे हैं क्लास में आज?
किसी को भी नहीं पता, चले कोई बात नहीं। मेरा ख्याल है अप्रोक्स जो है वो 20 अबव तो हैं, 20। तो अब आप खुद देख लें, इतने सारे लोग बैठे हैं और इनवाइस प्राइस पे आवाज कितने सारे लोगों की आ रही है माशाल्लाह। क्लास गूंज उठी है, वाइस प्रिंसिपल के रूम तक आवाजें गई हैं। वो लोग परेशान है, कौन पढ़ रहा है, कोई बात नहीं, बस वो उन्हें पता नहीं है, ये पढ़ नहीं रहे, ये पढ़े हुए आके बेचारे अपने घर से आके यहाँ पढ़ गए। बिल्ड प्राइस कहते हैं इनवॉइस प्राइस को। ये वो प्राइस होती है जो दुकानदार हमें बिल एक इनवॉइस बनाकर देता है और उस पर मेंशन करता है कि ये चीज हमने इन्हें फाइनली इतने रुपए की सोल्ड की है। उसके बाद फिर हम इसमें ऐड करते हैं एडिशनल कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, वो खर्चे जो एक एसेट को उस दुकान से, उस कंपनी से खरीद लेकर अपने ऑफिस तक लाने में, अपने गोडाउन, अपनी फैक्ट्री तक लाने में, लगवाने में इनकर्ड होते हैं। और वो तमाम खर्चे आपको यहाँ लिखे हुए नजर आ रहे हैं। मैं ये डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी, ये मैं आपको जस्ट फॉर्मेट दिखा रहा था। मैं आपसे ये काम अभी करवाना नहीं चाहता। अगर आप काम करना चाहेंगे मेजॉरिटी, तो हम इसको फिर मिड टर्म के बाद कर सकते हैं अगर चाहें। अभी अगर आप चाहेंगे भी तो मैं आपको ये लिख के नहीं करवाऊंगा, रीजन हमारे पास इतना टाइम नहीं है। ओके ओके जी, आगे बढ़ता हूँ मजीद। और फिर बच्चों ये एक क्वेश्चन है, लेकिन अब ये क्वेश्चन आप अपनी बुक में निकाल लें। ये सिर्फ वैसे तो ये आपके लिए ही है यहाँ प्रोजेक्टर, लेकिन अब मेरी मजबूरी है कि ये इतना विजिबल, इतना अच्छा है नहीं जितना होना चाहिए। प्रोजेक्टर भी जरा कुछ प्रॉब्लम 4 है ये। मेरा ख्याल है फ्रंट रोज वालों को तो फिर भी नजर आ रहा होगा स्क्रीन, लेकिन बैक बेंचर्स को नजर आ रही है स्क्रीन? मुश्किल है। तो बुक तो है ना सब लोगों के पास अल्हम्दुलिल्लाह सारी, लेकिन बुक तो आपके पास फर्स्ट ईयर की होगी, सेकेंड ईयर की बुक तो आपके पास है ही नहीं। सेकेंड ईयर की बुक ले लिए, परचेज कर ली, वेरी गुड। चलो बहरहाल अब कोशिश करता हूँ, चलें जितना आपको अच्छा नज़र आ सके, वरना फिर कल से ही मुझे इस एक्टिविटी पे जाना पड़ेगा जो हम सोच रहे हैं। ठीक है, हफ्सा आप पढ़ सकती हैं, ऐसे नजर आ रहा है अब आपको? रिदा तुम्हें नजर आ, रिजा नाम है ना तुम्हारा, रिजा नजर आ रहा है? अमल, इलियान, बुक है आपके पास? ओके, कहाँ नजर आ रहा है या बुक है? बुक नहीं है, नजर आ रहा है पक्का? चले मैं पढ़ूंगा तो शायद कुछ थोड़ा सा बेहतरी आ जाए। ठीक है, बुक जिनके पास सेकंड ईयर की बुक है उनके पास पेज नंबर 31 है। अच्छा जी बच्चों, अगर आवाज का इशू हो तो मुझे बता दीजिएगा प्लीज। प्रॉब्लम 4 है ये, और इसमें हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं कि मशीन की कॉस्ट किस तरह कैलकुलेट होती है और उसे किस तरह से जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है। जब तक आप SLO 2 पढ़ रहे थे, 1 नहीं 2, जिसमें जर्नल पढ़ा, तो उसमें जिंदगी इतनी खूबसूरत और हसीन थी कि हम वहां कहते थे मशीन खरीदी 5 लाख रुपीस की, मशीन खरीदी, क्या एंट्री बनाते थे? मशीन डेबिट, कैश क्रेडिट। 5 लाख रुपीस से हमें कोई कंसर्न ही नहीं होता था कि मशीन को खरीद के अपने ऑफिस भी लाए होंगे, इंस्टॉल भी करवाया होगा, मुख्तलिफ मामला हुए होंगे, हम कभी इन चीजों को गौर ही नहीं करते थे। लेकिन अब हमें इन सब चीजों पे गौर करना है। तो आज मशीन दुकानदार से जो खरीदी, वो कौन सी प्राइस है? वो कौन सी प्राइस है? इनवॉइस प्राइस, बिल प्राइस। याद है या भूल गए? दुकानदार से जिस कीमत पे मशीन ली है वो इनवॉइस प्राइस है, बिल प्राइस है। तो पहली एंट्री तो बिल प्राइस से बनेगी। अभी मैं एंट्रीज की तरफ आऊंगा इंशाल्लाह, लेकिन सबसे पहले मैं आपको कॉस्ट की कंप्यूटेशन का प्रोसीजर शो करवाऊंगा। बुक में आप देखना चाहें तो मुझसे पहले बढ़कर तब देख सकते हैं जब मैं ये अंग्रेजी की लाइनें पढ़ लूं।
उसके बाद आप देखेंगे, उससे पहले नहीं, वरना फिर फायदा ही नहीं है कोई भी चीजों को पढ़ने का। यहां आपको सिर्फ जवाब दिखाने की एक्टिविटी नहीं करवा रहा हूं, पढ़ने का मकसद क्लास में क्या है, चीजों को अटेम्प्ट करने का, कि जब मैं किसी चीज को पढ़ूंगा तो उस पर फिर डिस्कशन होगी ना कि ये चीज वहां जानी चाहिए या नहीं। लेकिन अगर आप सॉल्यूशन पहले से देख के पहले से दिमाग बना लेंगे कि हाँ ये लिखना है, तो फिर आर्गुमेंट नहीं रहेगा। आर्गुमेंट तभी हो सकता है जब आप किसी चीज को पढ़ें और फिर उसके बारे में सोचें कि आइदर इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करूं, ये कॉस्ट का पार्ट होगा या नहीं। तो आइए जरा सवाल को देखते हैं। नवंबर 20, 2015 मिस्टर अहमद परचेज 5 मशीन्स। मुझे याद पड़ता है हमने इसको डिस्कस किया था, किस हद तक डिस्कस किया था? अच्छा, तो हम, इसका मतलब है क्या हम यहां तक पहुंच चुके थे? जरा मुझे बताइएगा प्लीज, क्या हम बिल्ड प्राइस तक पहुंच गए थे या नहीं? ये भी नहीं पहुंचे थे, नहीं पहुंचे थे। ओके, मैं शुरू से कॉल कर लेता हूं, उसको कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इत्मीनान से जरा सवाल सुनवाइए और सॉल्यूशन भी आपको जरूर शो करेंगे, लेकिन पहले जरा ये अंग्रेजी मैंने कहा पढ़ लें। और ये कमबख्त अगर साफ, जब ये इस तरह साफ होता है तो आपको नजर आता है पीछे वालों को। यार इसकी ये लीड है ना, चेंज करनी है लोगों ने, क्या करूं इसको? कुछ बेहतर हुआ या अभी भी नहीं? शायद बेहतर है। हाँ, कुछ बेहतर नजर आ रहा है या नहीं? तो 50,000 की एक मशीन है और कितनी मशीन परचेज की है? 5। देखें, आप लिख के काम नहीं करें, मैंने इसीलिए शुरू में ही कह दिया ना आपको कि आपको यह एहसास ना हो कि सर तो भाई अकाउंटिंग इससे पहले पढ़ी है आपने एक्टिविटी के तौर पर। बहुत शुरू में आपने पढ़ी थी थ्योरेटिकल, उस वक्त शायद नींद आती थी, उसके बाद फिर प्रैक्टिकल पढ़ी। अच्छा, कुछ लोगों ने प्रैक्टिकल भी ऐसी पढ़ी है कि वो मतलब उन्होंने काम ही नहीं किया नोटबुक में अपनी, बस वो सिर्फ लेक्चर बैठ के सुनते रहते थे। तो भाई आज आपको लिखना नहीं है, लेकिन अगर आप लिख रहे हैं तो मैं रोकूंगा भी नहीं आपको बिल्कुल, लेकिन इन्वॉल्व रहना है। और इन्वॉल्वमेंट किस तरह होती है बेटा? इन्वॉल्वमेंट इस तरह होती है कि कंप्यूटेशन में आप मुझे सपोर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, या आप दिमाग चला सकते हैं तो चलाइए। मतलब इन्वॉल्वमेंट इसी तरह होती है ना, आप सवाल मेरे साथ पढ़ेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे तो इन्वॉल्वमेंट होगी, अदरवाइज नहीं हो सकती। वरना मैं यकीन दिला के कह रहा हूँ, आप कहेंगे कि बहुत बोरिंग क्लास हुई है। बाकी आपकी मर्जी, मुझे तो क्लास इसी तरह कंडक्ट करनी है, फिलहाल मेरी मजबूरी है। अगर ये हमारा पेपर का हिस्सा होता, पेपर में ये आ रहा होता, तो मैं डेफिनेटली इसको लिखवा के करवाता, आप इसकी नंबर ऑफ टाइम प्रैक्टिस करते और आप इसके चैंपियन बनते। लेकिन अभी चैंपियन नहीं बनना, सिर्फ पढ़ना है। 50,000 की एक मशीन, तो यकीनन 5 मशीन कितने की बनी? 2,50,000 की। उसके बाद क्या था? ट्रेड डिस्काउंट ऑन दिस प्राइस वाज 2%। इस कीमत पर ट्रेड डिस्काउंट, वजिया ट्रेड डिस्काउंट बताएं क्या होता है जल्दी से, शाबाश। दोबारा बोलिएगा, कौन सा डिस्काउंट आपने एक्सप्लेन किया? कैश पर? पक्का? यानी मैं दुकानदार से चीज खरीदता हूं और मैं उसी वक्त पैसे दे देता हूं, तो वो ट्रेड डिस्काउंट होता है। जनाब 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 शहीर भाई, आप बताइएगा प्लीज, एग्री और डिसएग्री? चीज खरीदते हैं और उस पर जो डिस्काउंट मिलता है, तो नहीं, आपने मुझे पहले वाले सवाल का जवाब नहीं दिया, एग्री और डिसएग्री। वजिया की आवाज तो आई है ना आपको या नहीं आई? उन्होंने कहा चीज खरीदते हैं और हाथ के हाथ पैसे दे देते हैं, तो जो डिस्काउंट मिलता है वो ट्रेड डिस्काउंट है। एग्री और डिसएग्री? एग्री? शास डिसएग्री करता है जी, एग्री करते हैं। ओके, मुजाफर डिसएग्री करते हैं, रीजन बताएं शाबाश। अच्छा, ओके, चलें, आपने मतलब कोई ना कोई आर्गुमेंट तो दिया, बहुत अच्छी बात है। मेरा बेटा, मेरे बच्चों, बहुत शुक्रिया। ऑनलाइन वाले भी अपने तौर पे आंसर कुछ ना कुछ दे रहे होते हैं और लिख रहे होते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। बात यह कि अब यहाँ पे भी तो पढ़ने ना मुझे मैसेज सारे। बेटा जब हम
किसी भी दुकानदार से सामान खरीदते हैं, खरीदने जाते हैं, तो एक डिस्काउंट दुकानदार हमें सिर्फ इस बेसिस पे ऑफर कर देता है क्योंकि आप हमसे ही सामान खरीदते हैं, चाहे पैसे दें, अंडरस्टूड सी बात है, आज नहीं देंगे तो कल देने, पैसे तो देने, लेकिन दुकानदार ये देखते हुए कि आप उसके रेगुलर कस्टमर हैं, वो आपको एक डिस्काउंट ऑफर करता है। फिर दोबारा कह रहा हूं, वजह इस बात को बेटा इत्मीनान से समझ लीजिए कि जो डिस्काउंट आप बता रही हैं उसे कहते हैं कैश डिस्काउंट, वो पैसों के देने पर मिलता है, इसीलिए उसका नाम कैश डिस्काउंट है। लेकिन ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है कि जब आप दुकानदार के पास जाते हैं, वो आपको एक प्राइस कोट करता है, आप अगला जुमला छूटते ही बोलते हैं अरे ये प्राइस तो तुम सबके लिए बोल रहे हो ना, मेरे लिए क्या प्राइस है भाई, तो वो आपको इमीडिएटली कुछ डिस्काउंट ऑफर करता है, दैट डिस्काउंट कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। अच्छा, अब मुझे ये सारी बातें दोबारा समझानी नहीं है, मैं ये समझा चुका हूं पहले, लेकिन रैंडम में चेक इसी तरह करूंगा कि आपसे पूछता रहूंगा, ठीक है। तो इसका मतलब है 2,50,000 का 2% आजकल निकाल लेते हैं आप लोग, 5,000 रुपीज, तो 5,000 रुपीज से हमारी मशीन की कॉस्ट बढ़ी या कम हुई? क्यों कम हुई? डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट मिला तो अब मशीन 2,50,000 की नहीं बल्कि 2,45,000 की है। ओके, उसके बाद आगे कहता है एंड क्रेडिट टर्म। अब क्रेडिट टर्म का मतलब क्या है? उधार की शर्त। क्या है शर्त, जरा देखिएगा, इफ पेड विद इन 15 days 3% डिस्काउंट वुड बी अलाउड, अदरवाइज नेट पेमेंट वुड बी मेड विद इन 50 days। तो भाई कह रहा है 3% डिस्काउंट मिलेगा। ये है वजह कैश डिस्काउंट मेरा बेटा, कि अगर पैसे दिए 15 दिन के अंदर तो हमें 3% डिस्काउंट और मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ अर्ली पेमेंट, लेकिन अगर 15 दिन में नहीं दिए, 16वें दिन जाके पैसे दिए तो फिर कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। मिस्टर अहमद पेड बिल विद इन डिस्काउंट पीरियड। ये जुमले ने कंफर्म किया कि अहमद ने पैसे डिस्काउंट पीरियड के अंदर अंदर अदा कर दिए, तो इसका मतलब है डिस्काउंट मिला होगा। तो वो 2,45,000 की मशीन 2,45,000 की भी पड़ी, उस पर और कितने परसेंट डिस्काउंट मिला? 3% निकाल लिया आपने 2,50,000 का, 2,45,000 का कितना आ गया मेरा बेटा? 7,350। कोई एतराज? आपने 7,350 को भी क्या कर दिया? माइनस, लेस। क्यों? क्योंकि ये कैश डिस्काउंट भी आपकी कॉस्ट को कम कर रहा है। आपकी मशीन जब आपको इतने रुपए की पड़ी नहीं है, तो आप कितने की मशीन हो गई आपकी? 237,650। सही है। बेशक आप मुझे अमाउंट्स में असिस्ट कर रहे हैं, इतना भी इनफ है, क्योंकि आप हर अमाउंट प्लस माइनस करके नहीं कर सकते। हाँ, आप यहाँ जरूर चेक जरूर कर रहे हैं कि अगर कोई मिस्टेक हो तो हमें पता चल जाए। उसके बाद प्यारे बच्चों वापस ऊपर आते हैं और देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस क्या है। तो नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है ही ऑल्सो पेड 10% सेल्स टैक्स। तो उसने मजीद 10% सेल्स टैक्स अदा किया। तो सेल्स टैक्स मैंने बताया भी था, मैं इसके ऊपर बहुत लंबा नहीं बोलूंगा, कि जो शख्स चीज खरीदता है, जो शख्स चीज को खरीदता है, बेयर वही करता है। देखने में, पढ़ने में हमेशा ये कंफ्यूजिंग रहा है, लेकिन अगर आप एक बार सुन लेंगे तो फिर कंफ्यूजिंग नहीं रहेगा, क्योंकि पढ़ने में ऐसा लगता है कि सेल्स टैक्स जैसे सेल्स पे दिया जाने वाला टैक्स, लेकिन मजे की बात है ये सेल्स पे दिया जाने वाला टैक्स सेल करने वाला नहीं देता, बल्कि खरीदने वाला इसे सेलर को पे करता है, और फिर सेलर उस शख्स के नाम के साथ इसे गवर्नमेंट के खजाने में जमा करवाता है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को डिपॉजिट करवाता है कि तुमने, गवर्नमेंट ने, जैसे बहुत सिंपल सी मिसाल देता हूं, गवर्नमेंट ने मुझे बोला कि जब तुम ये लैपटॉप बेचो तो तुम इसके ऊपर 10,000 सेल्स टैक्स रख के बेचना, जिसे भी बेचो, चाहे तुम इसकी कीमत कम कर दो, जितनी भी कीमत कम करो उसका 10%, 10,000 बना, बिलफर्ज मैं कह रहा हूं 10%, उसने गवर्नमेंट ने मुझे रेट बता दिया कि तुमने जितने में भी इसे बेचना है उसका 10% तुमने सेल्स टैक्स हुकूमत के पास जमा करवाना है। मैंने स्टूडेंट ए को इसे बेचा और 10,000 रुपए उनसे सेल्स टैक्स की मद में लिए, मतलब अगेंस्ट, इन लीव ऑफ सेल्स टैक्स मैंने 10,000 उनसे कलेक्ट किए।
और मैं वो 10,000 एज इट इज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में ले जाके आपका CNIC, आपकी कंपनी का MTN, आपके बिजनेस का नाम, आपके बिजनेस का एड्रेस, ये सारी चीजें मेंशन करके स्टेट बैंक में जमा करवाऊंगा। बस इससे ज्यादा आपके लिए नॉलेज फिलहाल खतरनाक होगी। क्यों? क्योंकि सेल्स टैक्स को फिर क्लेम भी किया जाता है, बताया जाता है कि हमारे बिहाफ पे इतना सेल्स टैक्स किसी ने जमा करवाया है, फिर हमने भी सेल्स टैक्स कहीं किसी से लेके जमा करवाया, फिर उसकी एडजस्टमेंट होती है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे लिए इतनी नॉलेज इनफ है कि सेल्स टैक्स जब हम मशीन खरीदते हुए पे करेंगे तो वो हमारी मशीन की कॉस्ट को बढ़ाएगा। तो हम सेल्स टैक्स को भी, अच्छा, और ये सेल्स टैक्स जो है क्यों इसको हम इस पोर्शन में लिख रहे हैं, ये बात इंपॉर्टेंट है। सेल्स टैक्स को हम इस पोर्शन में क्यों लिख रहे हैं? हम उसको यहां भी तो लिख सकते थे एडिशनल कैपिटल एक्सपेंडिचर में। वैसे तो ब्रिटिश राइटर जो हैं, ब्रिटिश राइटर, उन्होंने तो उठा के सेल्स टैक्स को यहां भी लिखा हुआ है, लेकिन बहरहाल मेरी क्या हैसियत कि मैं राइटर्स के ऊपर तनकीद करूं, लेकिन बस इतनी सी बात कह रहा हूं। और आप भी माशाल्लाह बड़े समझदार हैं कि भाई सेल्स टैक्स जो है वो इनवॉइस का पार्ट होता है। सेल्स टैक्स वही लगाता है जो हमें सामान बेच रहा है, तो वो जब बिल बनाएगा तो बिल में वो सेल्स टैक्स की अमाउंट भी मेंशन करेगा, और ये सेल्स टैक्स इनवॉइस कहलाती है। नॉलेज के लिए जुमला बोला है, सेल्स टैक्स इनवॉइस कहलाती है। बहरहाल तो ये सेल्स टैक्स ऐड हुआ, और किस अमाउंट के ऊपर सेल्स टैक्स लगा? गौर तलब बात है कि ना 2,50,000 पे और ना 2,45,000 पे, बल्कि 2,37,650 पे, क्योंकि उसने हमें दो तरह के डिस्काउंट ऑफर किए। तो फाइनली अब वो चीज हमें कितने रुपए में दे रहा है? 237,650। और वो बोल रहा है गवर्नमेंट ने मुझे कहा है कि मैं तमाम डिस्काउंट के बाद जितने रुपए मैं आपको दूंगा उसके ऊपर मुझे आपसे लेना है कितने परसेंट सेल्स टैक्स? 10%। ऐसा मुमकिन ही नहीं कि पेपर में वो आपको सेल्स टैक्स की परसेंटेज ना बताए, मुमकिन ही नहीं आपके लेवल पर, ठीक है। तो आपको सेल्स टैक्स की परसेंटेज हमेशा गिवन होगी, अगर होगी तो सेल्स टैक्स की अमाउंट हमने लिखी, प्लस किया, फाइनली इनवॉइस या बिल प्राइस आ गई 261,415। ये वो अमाउंट है जो हमने किसे पे की होगी? शॉपकीपर को, दुकानदार को। आसान लफ्जों में बिल्कुल सही वर्ड है। जिस फर्म से, जिस फैक्ट्री से, जिस कंपनी से हमने मशीनें खरीदी, हमने उन्हें इतने रुपए पे किए होंगे। उसके बाद अब मशीनें वहां से चलना शुरू हुई, और कहाँ आ रही हैं? हमारे ऑफिस, हमारी फैक्ट्री तशरीफ ला रही हैं, तो खुद आ रही है क्या चल के? नहीं, उनको वहां से अपने ऑफिस तक लाने में कुछ ना कुछ इखराजात, इखराजात बोले तो एक्सपेंडिचर्स, उर्दू का लफ्ज है इखराजात। खर्चे कहना मुनासिब नहीं है, मैं फ्रीक्वेंसी में कह जाता हूं तेजी से, जब पढ़ा रहा होता हूं तेजी में, मैं खर्चा और इखराजात में फर्क नहीं करता, लेकिन अकाउंटिंग ने फर्क करना सिखाया है। बोला एक्सपेंडिचर मीन्स इखराजात, पैसों का जाना इज एक्सपेंडिचर, बट every expenditure is not expense. Expenditure are two types. Capital expenditure are those expenditures which give benefit more than 1 year. तो उनको कैपिटल एक्सपेंडिचर, और कैपिटल एक्सपेंडिचर होने की हैसियत से उन्हें माना बिजनेस का एसेट। ये बात तो आपको उस वक्त भी बताई थी मैंने, बचपन में, जब आप ताजे ताजे मेरे पास ऑनलाइन आए थे। मैंने कहा था आम इंसान पैसे, हर पैसे के जाने को मानता है खर्चा। अकाउंटिंग ने कहा अगर कोई पैसे जा रहे हैं और बदले में फर्नीचर आ रहा है, तो अभी फर्नीचर का बेनिफिट हासिल, फर्नीचर का बेनिफिट ग्रेजुअली मिलेगा। अकाउंटिंग कह रही है फर्नीचर एक्सपेंस नहीं है, फर्नीचर हमारा। तो क्या ये जिंदगी भर एसेट रहता है? हर साल अकाउंटिंग कहती है इसकी कुछ कॉस्ट को बनाओ अपना एक्सपेंस। किस नाम से? अल्हम्दुलिल्लाह हमने SLO 4 में पढ़ा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और डेप्रिसिएशन क्रेडिट। मुश्किल बातें हो रही हैं, अगर हो रही हैं तो कोई बात नहीं, बर्दाश्त करनी पड़ेंगी आपको। आगे बढ़ते हैं, तो वापस ऊपर चलते हैं, और अब एडिशनल कैपिटल एक्सपेंडिचर्स की तलाश शुरू होती है यहां से। आगे कहता है फॉलोइंग एडिशनल एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस मशीन पे हुए। नंबर 1 ट्रांसपोर्टेशन, कैरेज, फ्रेट। उसने सारे ही नाम लिख दिए। ट्रांसपोर्टेशन का दूसरा नाम कैरेज इन और फ्रेट इन है, और 5,000 रुपीज ये इनकर्ड हुआ। उसके बाद अगला नाम है इंपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट ड्यूटी के आगे स्लैश लगा हुआ है ना, अगर मैं गलत ना हूं। और उसके आगे क्या लिखा है? और उसके आगे क्या लिखा है? ये तमाम ड्यूटीज उसी चीज पे अदा की जा रही हैं जिस चीज को हम बाहर से खरीद कर ला रहे हैं, ठीक है। तो ये तमाम तरह की ड्यूटी हम पे करेंगे, तो हमारी चीज, हमारी मशीन की कॉस्ट में होगा इजाफा। क्या ये तमाम ड्यूटीज अदा करना जरूरी है?
क्या ये तमाम ड्यूटीज उस मशीन की जिंदगी में एक बार अदा करेंगे या फिर कुछ दिनों के बाद एक बार अदा करेंगे? जहन इसके लिए तैयार है। कोई बोले नहीं सर मुझे तो पता ही नहीं था, मैं जब पाकिस्तान के एयरपोर्ट पे आया फिर मुझे पता चला। तो भाई ये तो आपकी क्या बोलूं मैं, आला जरीफी है, मतलब आपका पागलपन का इंतहाई दर्जे का ऊंचा लेवल है कि आपको पता ही नहीं है कि आप बाहर से आप गाड़ी मंगवा रहे हैं अपने लिए बड़ी खूबसूरत सी, और आपको पता नहीं है कि उसके ऊपर जो है डबल टैक्स लगता है। तो ये तो इंसान को पहले से पता होना चाहिए। अब जैसे कि आप सबको मेरा ख्याल है पता है, हालांकि आपने इंपोर्ट नहीं किया होगा, लेकिन आपको फिर और हो सकता है किसी ने किया हो, भाई कोई मम्मी डैडी बैठा हो बड़ा सा, कि अब बाहर से मोबाइल फोन लाना आसान नहीं पता इसका मतलब, बाहर से मोबाइल फोन लाना आसान नहीं, अब नहीं है ना। पहले था, पहले धमाधम आ रहे थे, 5-5 6-6 8-8 10-10 15-15 आ रहे थे, लेकिन अब नहीं है। क्यों? एक तो पीटीए और दूसरा टैक्स लग गया ना उसके ऊपर। क्योंकि असल में ये, मैं इकोनॉमिक्स मेरा सब्जेक्ट नहीं है और ना मैं कोशिश करूंगा खुदा ना खास्ता पढ़ाने की, अल्लाह ना करे, लेकिन एक बात है कि भाई अगर हम अपने लोकल जो मैन्युफैक्चरर हैं उनको सपोर्ट नहीं करेंगे तो लोग तो कभी भी बाहर वालों को जो है छोड़ेंगे ही। हम तो ब्रांड कॉन्शियस लोग हैं ना। अब देखें ना, अभी वो अपना गाड़ी का शौक रखते हैं कुछ लोग, नहीं कोई भी नहीं रखता। अभी वो एल्सविन लॉन्च हुई है चंगान वालों की, एक गाड़ी है 22 नहीं 25 25.5 लाख रुपए की है, 22 लाख 50 हजार 23 लाख की भी है,